नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन विद डबल ए में। जैसा कि मैंने बताया था आपको, मैं हिंदी की क्लास लूंगा और जी हाँ, ये हमारी पहली हिंदी की क्लास होने वाली है। तो हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी को 3 भागों में बांटते हैं, जैसा कि पहला होता है व्याकरण, दूसरा साहित्य और तीसरा होता है शब्दकोश। देखिए, जो ये हमारी क्लास रहेंगी, मैं बता देता हूँ क्लास किस किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखिए, आपका हो गया यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, कांस्टेबल, जेल वार्डर या फायरमैन, इन सभी के लिए क्लास इम्पोर्टेंट होंगी। और जो 10वीं और 12वीं कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेंगी। तो क्लास को फुल देखिए। तो देखिए, हमने बताया सामान्य हिंदी को 3 भागों में बांटते हैं, व्याकरण, साहित्य, शब्दकोश। तो व्याकरण का जो सिलेबस क्या है, सिलेबस समझ लेते हैं पहले, क्योंकि हम सिलेबस वाइज सिलेबस पढ़ेंगे। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है हमें? वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, लिंग, वचन, कारक और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, अव्यय, वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, विराम चिन्ह। ये क्या है? ये सभी हमें व्याकरण पढ़ने हैं। और साहित्य में क्या पढ़ना है? साहित्य का एक बार आपको दिखा देते हैं साहित्य में क्या पढ़ना है। अब साहित्य का देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब साहित्य में क्या पढ़ना है, साहित्य का देख लेते हैं। देखिए, साहित्य में क्या पढ़ना होता है हमें? भारतीय भाषाओं का इतिहास। कुछ भाषाएं हैं, उनका जो इतिहास है, क्या इतिहास है, उनका इतिहास पढ़ना होता है। और प्रसिद्ध लेखकों, कवियों एवं प्रसिद्ध कृतियां, कविताएं, उपन्यास तथा उनसे मिले साहित्य पुरस्कार हमें साहित्य में पढ़ने हैं। और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये क्या है? ये सभी हमें साहित्य में पढ़ना है। अब शब्दकोश में क्या पढ़ना है? चलिए एक बार शब्दकोश का भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं शब्दकोश में क्या पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, अब शब्दकोश में क्या पढ़ना है? तो शब्दकोश में जो चीजें आती हैं वो आती हैं एसएससी जीडी वाली। जो एसएससी जीडी में आती हैं वही आपकी चीजें आती हैं, जैसे कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, और अनेकार्थी, वर्तनी, तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशज, ये क्या आते हैं? ये आते हैं आपके शब्दकोश में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हमने सामान्य हिंदी में देखा कि सामान्य हिंदी को 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है व्याकरण, दूसरा साहित्य और तीसरा होता है शब्दकोश। हमने क्या देखा? व्याकरण का सिलेबस देखा, साहित्य का सिलेबस देखा और शब्दकोश का सिलेबस देखा। व्याकरण हमें पहले पढ़ना है। व्याकरण में भी क्या पढ़ना है? पहले पढ़ना है वर्णमाला। जी हाँ दोस्तों, वर्णमाला। तो वर्णमाला को आज हम लेके आए हैं और इस क्लास में हम पहले वर्णमाला क्लियर करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद करेंगे हम व्यंजन। तो वर्णमाला में देख लेते हैं कि परिभाषा क्या है वर्णमाला की। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि ये क्या है? का, खा, गा, घा, यानी कि जो वर्ण एकदम व्यवस्थित क्रम में हो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हो जाए घा हो जाए, यहाँ पर का हो जाए, यहाँ पर खा हो जाए। तो ये क्या है? ये व्यवस्थित क्रम नहीं है। तो इसे परिभाषा हमने देख ली कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। अब जो परिभाषा तो हमने देख ली, अब इसके बाद देखते हैं कि कुल वर्ण कितने हैं हिंदी में। कुल वर्ण कितने हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिखी है कुल वर्ण 11 + 33 + 4 + 2 + 2 बराबर होते हैं 52। जी हाँ दोस्तों, वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं कुल कितने होते हैं? वो होते हैं 52। तो 52 किस तरीके से होते हैं? देखिए, इसमें जो 11 होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके स्वर। जी हाँ दोस्तों, ये होते हैं आपके स्वर। और जब 33 होते हैं, 33 क्या होते हैं? 33 होते हैं आपके व्यंजन। ठीक है दोस्तों। और जो 4 होते हैं वो होते हैं संयुक्त। ये क्या होते हैं? संयुक्त। ये होता है संयुक्त व्यंजन। और जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं? 2 होते हैं अयोगवा। क्या होते हैं? अयोगवा। ठीक है दोस्तों। और जो 2 ये वाले बचे, ये क्या होते हैं? ये होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होते हैं? 11 होते हैं हमारे स्वर, 33 होते हैं व्यंजन और 4 होते हैं संयुक्त और 2 होते हैं अयोगवा और 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। और अब समझते हैं जो वर्णमाला में हम अक्षर पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? अक्षर। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ना है हमें? अक्षर। तो अक्षर को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है हमारा स्वर। ठीक है दोस्तों, पहला भाग होता है हमारा स्वर। और जो दूसरा भाग होता है, दूसरा भाग होता है हमारा व्यंजन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दूसरा भाग हमारा? व्यंजन। और जो तीसरा भाग होता है, तीसरा भाग होता है हमारा अयोगवा। तीसरा भाग क्या होता है हमारा? अयोगवा।
अयोग वाह। ठीक है, तीसरा भाग होता है हमारा अयोगवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्णमाला में हमें क्या पढ़ना होता है। वर्णमाला में हमें पढ़ना होते हैं वर्ण यानी कि अक्षर। तो अक्षर को हम तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग कौन कौन से? पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है अयोगवा। स्वर किसे कहते हैं तो समझ लेते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कहते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े। स्वरों की सहायता लेनी पड़े कैसे समझते हैं। देखिए जैसे कि ये व्यंजन है का, ठीक है, तो का में आपसे कहेंगे का, तो पीछे क्या आ रही है? पीछे आ की आवाज आ रही है। तो इसमें क्या होता है? आधा तो का छुपा होता है और पूरा छोटा आ। ठीक है, अब ये क्या होगा? तो इसमें क्या है? ऐसा ऐसे इस तरीके से हम खा को देख सकते हैं। देखिए खा, तो खा आधा होगा और प्लस छोटा आ, तो जब बनता है पूरा का या खा इस तरीके से। तो कह सकते हैं कि जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखिए कुछ चीज ऐसी भी हुई ना तो पूर्ण तरीके से स्वर थी और ना पूर्ण तरीके से व्यंजन, तो उन्हें क्या बोला है? उन्हें बोलते हैं अयोगवा। अयोगवा में दो आते हैं, जैसे जैसे समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि एक आता है आपका अंग और एक आता है अह, अंग अह, तो इसे बोलते हैं अनुस्वार। इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार। ठीक है, छोटी अंग ऐसे बोलते हैं, छोटी अंग आप बोलते हैं अंग, अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और जो आहा है उसे बोलते हैं विसर्ग। इसे क्या बोलते हैं? विसर्ग, इसे बोलते हैं विसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या समझा कि अक्षर को हम तीन भागों में बांटते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। और स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े। और अयोगवा, अयोगवा होते हैं, एक अंग होती है, एक आह। अंग को बोलते हैं अनुस्वार और आह को बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं आगे आपको स्वर बताऊंगा पूरी डिटेल में। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब समझते हैं स्वर। और ये स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ पर स्वरों को लिखा है। ये क्या है? ये सभी स्वर हैं। ठीक है, और ये समझते हैं कि स्वरों की लिखने के आधार पर संख्या कितनी होती है। स्वरों की जो लिखने के आधार पर संख्या होती है वो होती है 11। और स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की कुल संख्या होती है 11। और अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। 10 क्यों होती है? देखिए जो आपका जो री है, ये वाला री आपका संस्कृत में अर्थ होता है इसका। लेकिन यहाँ पर जो हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में इसका ज्यादा अर्थ नहीं होता। इसलिए अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। एक होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और एक होती है प्लुत। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं जीव्या के आधार पर, यानी कि जीव के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। जीव के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 3। कौन कौन से? एक होती है अग्रस्वर और एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्चस्वर। ठीक है, जो आपको दिख रहे होंगे। और मुंह खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 4। जैसा कि समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं होठों के आधार पर स्वरों की संख्या। तो होठों के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 2 प्रकार की। एक होती है व्रतमुखी, एक होती है आवृतमुखी, जो कि आपको सामने दिख रही होगी, व्रतमुखी व आवर्तमुखी। अब देख, इतना तो हमने देख लिया। अब समझते हैं एकदम डिटेल से। डिटेल से कहां से समझेंगे? कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या। ठीक है, स्वर को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो दोस्तों अब समझते हैं स्वरों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, स्वर मैंने आपको दिखा दिए थे कि ये स्वर होते हैं। अब समझते हैं स्वरों के प्रकार। तो यहाँ पर स्वरों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, तो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मूल या ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ या गुरु स्वर, और तीसरा होता है आपका प्लुत, प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, एक होता है आपका लास्ट में जो तीसरा प्लुत स्वर। अब देखिए जो जो ह्रस्व स्वर है, इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो इसमें आते हैं आपका अ, ए, उ, री। और जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर में देखिए स्वर कितने होते हैं? पूरे 11 होते हैं। और 11 में से 4 यहाँ पर आ गए। अब 11 में से 4 यहाँ पर आ गए तो 7 यहाँ पर बचे। अब सातों को आप यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे अ, इ,
उ ए ओ ओ। तो यहाँ पर सातों को लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए कौन से, गुरु स्वर यानी कि दीर्घ स्वर। अब समझते हैं प्लुत स्वर क्या होते हैं। प्लुत स्वर का उपयोग होता है वहां पर जैसे हम किसी शब्द को खींचते हैं, जैसे बोलते हैं राधा, राधा। देखिए जहां पर मैंने रा लिखा, फिर इसको मैंने खींचा रा, फिर धा को खींचा। इसी तरीके से मीरा, इसी तरह से मीरा खींचेंगे हैं। तो इस तरीके से इस प्लुत स्वर का उपयोग यहाँ पर होता है। अब समझते हैं जो दीर्घ स्वर है इसको भी दो भागों में बांटते हैं। इसको दो भागों में कौन कौन से भागों में बांटते हैं, एक होता है मूल दीर्घ, इसी को बोलते हैं सजातीय, और एक होते हैं संयुक्त स्वर। अब देखिए जो मूल दीर्घ होते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं आपका आ ई उ, और ये संयुक्त में आते हैं आपके चार, जो लास्ट वाले ये चार होंगे ये आ जाएंगे आपके संयुक्त में, ठीक है दोस्तों। अब इनको संयुक्त क्यों बोला जाता है, तो संयुक्त इसको इसलिए बोला जाता है जैसे कि आपको दिख रहा हो ए किससे मिलकर बनती है, ए मिलकर बनती है आपकी छोटे आ से प्लस छोटी ई से, सॉरी ये बड़ी ई लिखी, छोटी ई से, और जो बड़ी ए मिलकर किससे बनती है, छोटे आ से प्लस छोटी ए से, ठीक है दोस्तों। और देखिए जो आपका छोटा ओ है वो किससे मिलकर बनता है, वो मिलकर बनता है आपका छोटे आ से प्लस छोटे ऊ से, ठीक है दोस्तों। छोटे आ से प्लस छोटे ऊ से मिलकर बनता है आपका क्या, छोटा ओ। और जो बड़ा ओ मिलकर बनता है वो किससे मिलकर बनता है, तो वो बनता है आपका छोटे आ से प्लस छोटे ओ से, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। अब यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि इनको याद कैसे करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि याद नहीं होते। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। मैंने प्रैक्टिस करी है तो मुझे भी याद है खूब अच्छी तरीके से। लेकिन आप कहेंगे अगर याद है तो फिर लिखकर क्यों बता रहे हैं, तो लिखकर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा एक एक चीज को तो समय ज्यादा लगेगा। तो हम समय को बचाने के लिए हम लिख कर लाए हैं पहले। तो याद कैसे करना है, देखिए आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तो हमें मान लीजिए ह्रस्व स्वर याद करना है कि ह्रस्व स्वर में आते कौन कौन से हैं। तो आप शुरू के 3 अक्षर ले लीजिए छोटे छोटे, जैसे कि एक हो गया अ इ उ, तीनों छोटे छोटे होगा और एक हो जाता है री। अब देखिए 4 तो हमने यहाँ पर ले लिए किसमें, ह्रस्व स्वर में। अब जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर में कितने टोटल होते हैं स्वर, 11। 4 तो हमने यहाँ पर ले लिए, अब बचे 7। अब सातों को सीधा सीधा यहाँ पर दीर्घ स्वर में उतार दीजिए आप, जैसा कि मैंने यहाँ पर उतार दिया, ठीक है। और जो प्लुत स्वर में तो कुछ याद करने को है ही नहीं। अब यहाँ पर जो दीर्घ स्वर है इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। तो 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है संयुक्त स्वर, एक होता है मूल या सजातीय। अब देखिए जो संयुक्त होता है, संयुक्त के स्वर लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो लास्ट के 4 हैं ये देखिए आसानी से याद हो जाएंगे बिल्कुल। जो लास्ट के जो 4 हैं ये छोटी है, बड़ी है, छोटा हो, बड़ा हो। अब यहाँ पर संयुक्त में ये 4 आ जाएंगे। और जो बाकी के जो 3 बच जाते हैं ये वाले, जो 3 ये वाले बच जाते हैं ये, ठीक है दोस्तों। इनको कहाँ रखते हैं, इनको रख देते हैं सजातीय स्वर में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब समझते हैं जीव के आधार पर स्वर। जी हाँ दोस्तों, जीव के आधार पर स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अग्रस्वर जो कि जीव के अगले हिस्से से बोला जाता है, एक होता है मध्य स्वर जो जीव के बीच वाले हिस्से से बोला जाता है, उसे बोलते हैं मध्य स्वर। एक होता है पश्च स्वर जो जीव के पश्च वाले हिस्से से बोला जाता है, यानी कि पीछे वाले हिस्से से बोला जाता है। अब देखिए लोग जो कहते हैं, यानी बहुत सारे कहते हैं कि भैया याद नहीं होते, तो याद करने में है क्या इनमें। देखिए अब मैंने बताया जीव के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वर यानी जो अगले हिस्से से बोले जाते हैं। अगले हिस्से से कौन कौन से बोले जाते हैं, जैसे ए, तो ये क्या है, अगले हिस्से से बोले जाते हैं। आप बोल के देखिए, आप बोल के देखिए, आपके बिल्कुल जीव के अगले हिस्से से निकल लेंगे ई ए, तो बिल्कुल जीव के अगले हिस्से से। और जो मध्य से निकलता है अ, बिल्कुल मध्य से अ, बिल्कुल मध्य से निकल रहा है। अब जो पश्च स्वर है, अब देखिए याद करने की क्या ट्रिक होती है। हमने बोल दिया अग्रस्वर, अग्रस्वर में हमने लिख दिए 4 ए। अब मध्य स्वर में लिख दिया। अब बचे क्या, तो कौन कौन से बचे देखिए,
हमने यहाँ पर छोटी ई लिख दी, छोटी। अब बचता है यहाँ पर एक तो बचता है आपका बड़ा, ठीक है साथियों, बड़ा। और क्या बचता है, छोटा ऊ, और बचता है आपका बड़ा ऊ और आपका छोटा ओ, ठीक है। एक बचता है आपका छोटा ओ और एक बचता है आपका बड़ा ओ, और यहाँ पर एक ये भी आ जाता है, ठीक है, ये। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो याद करने में कुछ नहीं है। जीव के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं, दोनों ई, दोनों ए, और मध्य में छोटा आ आता है केवल, और जो पश्चस्वर में आता है वो आता है आ उ ओ। एक ये आता है आगत स्वर, यानी ये पश्चिम में आया था आगत स्वर। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं किसके आधार पर, अब देखते हैं आपके यानी कि मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं, देखो जैसे कि हमने बताया मुंह खुलने के आधार पर, अब समझते हैं मुंह खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुंह खुलने के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से, एक होता है समृद्ध स्वर, एक होता है अर्ध समृद्ध स्वर, एक होता है विवृत स्वर, एक होता है अर्ध विवृत स्वर। तो अब देख लेते हैं समृद्ध स्वर की जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा है कि मुंह, इसमें क्या होता है समृद्ध स्वर में, देखिए ये समृद्ध स्वर है। तो समृद्ध स्वर में क्या होता है, मुंह खुलते समय लगभग बंद रहता है, ठीक है, मुंह खुलते समय लगभग बंद रहता है। तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, तो इसमें स्वर आते हैं, एक तो आते हैं ई उ। और अर्ध समृद्ध में क्या होता है, अर्ध समृद्ध में बहुत कम मुंह खुलता है, आप देखेंगे बहुत थोड़ा सा मुंह खुलता है, ठीक है। और इसमें जो स्वर आते हैं वो कौन कौन से स्वर आते हैं, एक आता है ओ, एक आता है ए। और विवृत स्वर, तो विवृत स्वर में क्या होता है, विवृत स्वर में पूरा मुंह खुलता है। आप देखेंगे बोल के जैसे आ, तो उसमें क्या आएगा, एक आ ही निकाला सा आएगा स्वर, ठीक है। और हम देखें अर्धविवृत में, अर्धविवृत में क्या होता है कि आधा मुंह खुलता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप स्वर लिख रहे हैं आ ए ओ आ, जैसे कि इसमें एक आगत स्वर भी आया था जो दिख रहा होगा आपको, आगत स्वर है। तो इसमें क्या होता है, अर्धविवृत में आधा मुंह खुलता है। अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे करें। देखिए बहुत स्टूडेंट की समस्या होती है कि ये याद नहीं होते, तो याद करने की एक सिंपल तरीका ये है कि देखिए ये समृद्ध है, तो समृद्ध को याद करना है आपको सुई से। किससे याद करना है, सुई से। अब देखिए सुई से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो ऊ आ रहा है ये, और एक आ रही है ये ई। तो सुई से कैसे, मान लीजिए डॉक्टर आया आपके पास, अब डॉक्टर लेके आता है क्या, सुई। तो सुई से याद कर लेंगे, दोनों तो ई होगी और दोनों ऊ हो गए। अब सुई लेके आया और डॉक्टर सुई लगाता है, तो अब क्या कहता है, ओए सुई मत लगाइए। तो अब देखेंगे अर्धसमृद्ध में क्या, ओए सुई मत लगाइए। तो क्या देखेंगे, ओ से एक तो ओ आ जाएगा छोटा और छोटी ए आ जाएगी, ठीक है। और विवृत स्वर में क्या होता है, विवृत स्वर में सिर्फ बड़ा आ आता है, और अर्ध विवृत में क्या आता है, ये आते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपने ये दोनों याद कर लीजिए, देखिए 4 तो इसमें आ गए और 6 इसमें आ गए, और इसमें क्या आ गया, विवृत स्वर में एक बड़ा आ गया, और जो बचे जितने भी बचे हैं उनको रख देते हैं अर्धविवृत में, ठीक है। तो अब समझते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर, यानी कि होठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब समझते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों को, यानी कि होठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो होठ के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है आपका वृत्तमुखी, दूसरा होता है अवृत्तमुखी, ठीक है दोस्तों। होठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, एक वृत्तमुखी एक अवृत्तमुखी। अब समझते हैं जो वृत्तमुखी है इसकी जो डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन होती है कि जिन स्वरों को बोलते समय होठ गोल बन जाए। तो ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनको बोलते समय होठ गोल बन जाते हैं, आप बोल के देखिए। जैसे कि एक है हमारा ऊ, इसमें दोनों ऊ आ जाएंगे, एक तो छोटा और एक बड़ा ऊ, ठीक है दोस्तों। और एक कौन सा, एक है ओ। आप बोल कर देखिए एकदम होठ कैसा बन रहा होगा, आपका होठ एकदम गोल बन जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं वृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी में क्या होता है कि जिन स्वरों को बोलते समय होठ गोल ना बने। तो ऐसे कौन कौन से स्वर हैं, देखिए स्वर कितने होते हैं, टोटल होते हैं 11, ठीक है। तो अब हमने 4 तो यहाँ पर लिख दिए, बच्चे कितने, 7 बचे। तो 7 को यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर री नहीं आता है, तो कितने आएंगे, 6 आएंगे। और 6 कौन कौन से होंगे आप देख लीजिए। एक तो हो गया हमारा छोटा आ हो गया, ठीक है, एक बड़ा आ हो गया, ठीक है, और एक छोटी ई होगी हमारी, और एक बड़ी ई होगी हमारी, ठीक है।
और एक छोटी ए होगी हमारी, ठीक है, और एक हो जाएगी हमारी बड़ी ए, ठीक है। तो इसमें कितने आते हैं, 6 और इसमें 4। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में स्वरों को पूरा कराया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।